जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय श्री राम, जय श्री राम। एथी उपस्थित समस्त मान्यगण, व्यक्ति नको मोर नमस्कार। जेड़ा जौहारी, मां बराला देवी, मां पाटखंडा और नारायणी मंदिर को मैं आस्था पूर्वक नमन करता हूं। और कल से ही यहां मां नारायणी का उत्सव शुरू हुआ है। मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज मेरा सौभाग्य है कि कंधमाल आते ही मुझे ऐसे आशीर्वाद मिले हैं जो मैं जीवन भर भूल नहीं सकता हूं। और ये आशीर्वाद पूरे देश में क्या परिवर्तन आ रहा है, कैसा परिवर्तन आ रहा है, उसका एक साक्षात उदाहरण है। एक माताजी ने आकर के मेरा स्वागत सम्मान किया। जब मैंने उनके विषय में जाना तो मैं भाव विभोर हो गया। ये वो माता हैं तुला बेहरा जी, जिनके पास अपना कुछ नहीं है। मुझे बताया गया कि वो भिक्षा मांगती है और तुला बेहरा जी ने भिक्षा मांग करके 1,00,000 रुपया इकट्ठा करके भगवान जगन्नाथ जी के चरणों में दिया। खुद को मैंने पूछा कोई जरूरत है क्या, आप कुछ चाहती हो क्या? नहीं, बोले बस जगन्नाथ जी का आशीर्वाद चाहिए। ऐसा जिनका पवित्र मन है, ऐसा जिनका त्यागपूर्ण जीवन है, ऐसी मां मुझ जैसे बेटे को आशीर्वाद देने के लिए आ जाएं, फिर तो मुझे लगता है पूरे कंधमाल के आशीर्वाद, पूरे उड़ीसा के आशीर्वाद मेरे साथ है। आज मेरा एक दूसरा सौभाग्य था। आज पूर्णामासी जानी शीघ्र कबीर के रूप में जानी जाती है। उड़ीसा में जो ग्रामीण भाषा है, जो ट्राइबल की बोलचाल की भाषा है, उसमें वो शीघ्र कविताएं बनाती है। साहित्य को उन्होंने पचाया है और मेरा सौभाग्य है कि हमें उनके पद्म अवार्ड देने का सौभाग्य मिला है। आज मुझे यहां तार उड़ा करके उनको सम्मानित करने का अवसर मिला, लेकिन वो मुझे अपने पैर नहीं छूने देती थी। बड़ी मुश्किल से मैंने उनके पैर छुए, वो मुझे रोक रही थी। ये जो हमारे यानी एक प्रकार से
मातृशक्ति का साक्षात रूप दोनों माताएं जब इस बेटे को आशीर्वाद देती है तो देश की करोड़ों करोड़ों माताएं, उनके आशीर्वाद जो मुझे मिलते हैं, मेरे मन को एक समाधान होता है। मैं हृदय से इन दोनों माताओं का श्रद्धापूर्वक प्रणाम करता हूं। भाइयों बहनों, कल शाम मैं भुवनेश्वर पहुंचा था और कल की शाम, भुवनेश्वर की शाम, क्या अद्भुत नजारा था। क्या अपार जनसमूह था। सड़कों पर अबाल वृद्ध सब, छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग माताएं, सड़कों पर आकर के हजारों लोग आशीर्वाद दे रहे थे। मेरे लिए उड़ीसा का ये स्नेह, उड़ीसा का ये प्यार कितनी बड़ी ताकत का, और भगवान जगन्नाथ जी के चरणों में मिलने वाले आशीर्वाद, सचमुच में मैं आप सबका जितना आभार व्यक्त करूं कम है। मैं उड़ीसा के लोगों का ऋणी हूं। आपने मुझे कर्जदार बना दिया है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं ये कर्ज, आपके प्यार का कर्ज, आपके आशीर्वाद का कर्ज, जो मेरे लिए एक ताकत बन गया है, मैं ये कर्ज ज्यादा से ज्यादा मेहनत करके, देश की सेवा करके चुकाऊंगा। और साथ साथ उड़ीसा को देश में एक विकसित राज्य बनाने के लिए दिन रात मेहनत करके चुकाऊंगा। साथियों, 26 साल पहले आज के दिन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, उनकी सरकार ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था और हमने ये दिखा दिया था कि देशभक्ति से ओत-प्रोत सरकार देश हित के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, देश के लोगों की आशा अपेक्षा के लिए कैसे काम करती है। और मुझे याद है जब अटल जी की सरकार ने पोखरण परीक्षण किया था, दुनिया भर में जितने भारतीय समुदाय रहता था वो गर्व की अनुभूति करता था और आजादी के बाद पहली बार विदेश की धरती पर लोग उनकी तरफ सम्मान की नजर से देखते थे। वो परमाणु परीक्षण की इतनी बड़ी ताकत थी। साथियों, एक वो दिन था जब भारत ने दुनिया को अपने सामर्थ्य का परिचय करवाया था और दूसरी तरफ एक कांग्रेस की सोच, कांग्रेस बार बार अपने ही देश को डराने की कोशिश करती है। वो कहते हैं संभल के चलो, पाकिस्तान के पास एटम बम है, पाकिस्तान के पास एटम बम है, पाकिस्तान के पास एटम बम है। ये मरे पड़े लोग
ये देश के मन को भी मार रहे हैं जी। और कांग्रेस का हमेशा ऐसा ही रवैया है। ये जो पाकिस्तान के बम 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 की बातें करते हैं ना, आज तो पाकिस्तान का हालात ये है कि बम को संभालना कहां, वो भी उसके बस का रोग नहीं है। अब तो वो बम बेचने के लिए निकले हैं, कोई खरीदने वाला मिल जाए। और लोगों को मालूम है क्वालिटी में दम नहीं है, वो माल भी बिकता नहीं है। भाइयों बहनों, कांग्रेस के इसी कमजोर रवैये के कारण जम्मू कश्मीर के लोगों ने 60 साल तक आतंक भुगता है। देश ने कितने ही आतंकी हमले झेले हैं, देश भूल नहीं सकता कि आतंकियों को सबक सिखाने के बजाय ये लोग आतंकी संगठनों के साथ बैठकें करते थे। 26/11 के मुंबई के भयंकर आतंकी हमले के बाद इन लोगों की हिम्मत नहीं पड़ी कि आतंक के सरपरस्तों को पर उन पर कार्रवाई करें। और क्यों? क्योंकि कांग्रेस को, इंडी गठबंधन को लगता था कि अगर हम कार्रवाई करेंगे तो हमारा वोट बैंक नाराज हो जाएगा। मैं आज कांग्रेस को 2 टूक कहूंगा। भारत का मुसलमान कांग्रेस की जो हरकतें हैं, उन हरकतों से वो इधर उधर जाएगा सब मानने की कोशिश मत कीजिए। और भाइयों बहनों, ये कांग्रेस के शाहजादे आए दिन बयानबाजी ठोक रहे हैं। आप उनके 2014 के चुनाव के भाषण देख लीजिए, 2019 के चुनाव भाषण देख लीजिए और 2024 के चुनावी भाषण देख लीजिए। वो ही स्क्रिप्ट पढ़ते जा रहे हैं और अभी चैलेंज कर रहे हैं। आप लिख के रखिए मेरे देशवासियों, हिंदुस्तान ने मन बना लिया है कि इस बार एनडीए 400 पार करने वाला है। भाजपा अपने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ करके ज्यादा से ज्यादा सांसद के साथ आने वाली है। और कांग्रेस वाले ये भी लग ले कि इस चुनाव में कांग्रेस को लोकसभा की कुल संख्या के 10% चाहिए मान्य विपक्ष बनने के लिए। कांग्रेस वाले जरा कान खोल करके सुन लीजिए, ये देश ने तय किया है कि 4 जून को आप देखेंगे कि कांग्रेस इस देश में मान्य विपक्ष भी नहीं बन पाएगा। वो 50 से नीचे सिमटने वाले हैं। भाइयों और बहनों, ओडिशा के आप सभी लोगों के लिए ये चुनाव बहुत अहम है। विकसित ओडिशा, विकसित भारत के संकल्प के लिए आपका हर वोट जरूरी है। आपका एक वोट यहां डबल इंजन की बीजेपी सरकार बनाएगा और उड़ीसा में पहली बार डबल इंजन सरकार बनने वाली है। उड़ीसा रे प्रथम थर हैब डबल इंजन सरकार।
इसलिए उड़ीसा से आपको 21 के 21 भाजपा के सांसद दिल्ली भेजने हैं। यहां कंधमाल से हमारे सुकांत कुमार पाणिग्राही जी को भारी बहुमत से विजयी बनाना है। सुकांत जी जरा आगे आ जाइए, वहां। और यहां विधानसभा में भी जो भाजपा के उम्मीदवार हैं उनको भी रिकॉर्ड वोटों से जिताना है। जरा एमएलए कैंडिडेट भी आगे आ जाए। जो एमएलए के कैंडिडेट हैं, जो चुनाव लड़ रहे हैं, बाकी लोग नीचे बैठिए। जो कैंडिडेट नहीं है वो बैठ जाइए। जो कैंडिडेट है वो आगे आ जाए। जो उम्मीदवार है वो आगे आ जाए। जो इस चुनाव लड़ रहे हैं वो आगे आ जाए। अब मैं 1 मिनट लेता हूं, इन सबके पास जाके मैं दोबारा आता हूं। मेरे इन सभी साथियों को कमल के निशान पर बटन दबाकर आप दिल्ली भी भेजिए, भुवनेश्वर भी भेजिए और डबल इंजन की सरकार बनाइए। साथियों, भाजपा विकास भी और विरासत भी इस मंत्र को लेकर देश को आगे बढ़ा रही है। ये भाजपा ही है जिसकी सरकार में देश का 500 साल का इंतजार पूरा हुआ। अयोध्या में राम मंदिर देखकर आपको गर्व होता है कि नहीं होता है? आपको गर्व होता है कि नहीं होता है? आपका माथा ऊंचा होता है कि नहीं होता है? हमारे पूर्वजों की आत्मा जहां भी होगी उनके आशीर्वाद मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? 500 साल हमारे पूर्वजों ने जो इंतजार किया वो इंतजार पूरा हुआ कि नहीं हुआ? राम मंदिर बना कि नहीं बना? बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। वहां एक बच्चा मोदी बन के आया है, मुझे दिख रहा है, छोटा बच्चा, हाँ, दूर दूर वहां से हाथ ऊपर कर रहा है। चलिए, कंधमाल तक भी ये बच्चों का मूड देख करके देश को प्रेरणा मिलती है। शाबाश बेटे, तुम मुझसे भी ज्यादा अच्छे लगते हो। हाँ, बहुत प्यारे लगते हो। अरे मैं भी तुम्हारे जैसा नहीं लगता हूं, इतने सुंदर लगते हो। आजा भाई, इनसे तस्वीर ले लीजिए जरा। एसपी जी वाले ये सज्जन कब से हाथ ऊपर करके खड़े हैं, जरा उनसे तस्वीर ले लीजिए भाई। हाँ, धन्यवाद भैया, बहुत बढ़िया चित्र बना के। उड़ीसा में तो हर घर में कला है जी। हाँ, दे दीजिए, शाबाश। हाँ, दे दीजिए इनको, ये कैमरामैन को दे दीजिए, मुझे पहुंच जाएगा। पीछे आपका नाम पता लिखा है ना? धन्यवाद। वो जो मोदी बना है ना, उसको भी कहिए बैठिए भाई आराम से, अब बेचारा थक जाएगा। हाँ। साथियों, रामलला जी आज पूरे देश को
आशीर्वाद दे रहे हैं। हमें तो दो दो फायदा है। एक तरफ भगवान जगन्नाथ जी के आशीर्वाद और दूसरी तरफ रामलला जी के आशीर्वाद। साथियों, यहां राज्य भाजपा भी ओडिया भाषा, ओडिया संस्कृति के प्रति समर्पित है। ऐसा कोई बेटा या बेटी जो उड़ीसा की मिट्टी से निकला हो, यहां की संस्कृति को समझता है, भाजपा का यहां का मुख्यमंत्री बनाना तय है। आपका अपना मुख्यमंत्री बनेगा। और मैं तो यहां आया हूं आपको 10 जून को भाजपा की सरकार के मुख्यमंत्री के शपथ समारोह का निमंत्रण देने के लिए, आपको भुवनेश्वर निमंत्रण देने के लिए आने के लिए मैं आपके पास आया हूं। साथियों, कल देश ने अक्षय तृतीया का पर्व मनाया है। ओडिशा का अक्षय तृतीया से बहुत विशेष संबंध है। अक्षय तृतीया के दिन से ही पूरी जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए रथों का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। मैं आप सभी को इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और इसी से जुड़ा एक बहुत संवेदनशील विषय आप सभी के सामने उठा रहा हूं। साथियों, 7 दशक पहले श्री जगन्नाथ मंदिर के प्रबंधन के लिए नियम बनाए गए थे। 70 साल पहले इन्हीं में से एक नियम था कि मंदिर के सोना, चांदी, कीमती पत्थर, सारी चल अचल संपत्ति का रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा। इसके बाद श्री रत्न भंडार में रखे कीमती सामानों की एक सूची तैयार की गई थी। इस रत्न भंडार का आखिरी बार मूल्यांकन करीब 45 साल पहले किया गया था। उस समय आभूषण और रत्न इतने ज्यादा थे कि मूल्यांकन करने वालों ने इस खजाने को अमूल्य बताकर अपने हाथ खड़े कर दिए थे। आप कल्पना कर सकते हैं, भगवान जगन्नाथ, इनके बिना तो हमारा जीवन ही नहीं है। अरे जगन्नाथ है तो जीवन है। अब भगवान जगन्नाथ के यहां कितने आभूषण थे, कितनी संपत्ति थी। आधिकारिक रूप से श्री रत्न भंडार पिछले करीब 40 साल से खुला नहीं है। लेकिन अब तो मैं देश को बताने जा रहा हूं, वो जानकर पूरे देश के लोग भी हैरान हो जाएंगे। श्री जगन्नाथ मंदिर के श्री रत्न भंडार के गर्भगृह के आंतरिक कक्ष की चाबियां
पिछले 6 साल से लापता है। इतना बड़ा अमूल्य खजाना जो भगवान जगन्नाथ के ताबे में है, आप उसको भी संभाल नहीं पाए, चाबी खो गई। आप मुझे बताइए, मेरे उड़ियावासी, आप जरा बताइए, मेरे तो दिल को चोट पहुंची है। मैं आपको पूछता हूं, और आज पूरे देश को चोट पहुंच रही है जब सुनेंगे तो, क्या आपको ये जानने का अधिकार है कि नहीं है कि चाबियां कहां गई? ये जानने का अधिकार है कि नहीं है? हर देशवासी को पता चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? हर उड़िया को पता चलना कि नहीं चाहिए? भगवान जगन्नाथ के हर भक्त को पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? चाबी चली गई, किसके पास गई? क्या वो खोलता है, बंद करता है, क्या करता है? और फिर राज्य सरकार में जब तूफान खड़ा हो गया तो क्या कहते हैं? राज्य सरकार कहती है कि रत्न भंडार की डुप्लीकेट चाबियां मिली है। अब सवाल उठता है, ये डुप्लीकेट चाबियां क्यों बनाई गई? क्या डुप्लीकेट चाबियों से ये रत्न भंडार रातों में कोई खोलता था क्या? क्या डुप्लीकेट चाबियों से ये उत्तम भगवान के आभूषण चोरी होते थे क्या? कहीं और लापता होते थे क्या? क्या होता था? डुप्लीकेट चाबी वाला मामला, चाबी खो जाना गंभीर है, डुप्लीकेट चाबी उससे भी गंभीर है। इस मामले की जांच राज्य सरकार ने एक आयोग को सौंपी थी, लेकिन वो रिपोर्ट आज तक उड़ीसा सरकार ने सार्वजनिक नहीं की है। भारतीय जनता पार्टी अब पूरे भक्तिभाव से ये विषय उठा रही है। आखिर क्यों बीजेडी सरकार, नवीन बाबू की सरकार इस विषय से क्यों भाग रही है? आखिर ऐसी क्या मजबूरी है? आखिर राज्य सरकार किसके पाप को बचाने की कोशिश कर रही है? मैं आज उड़ीसा के लोगों को, देश के लोगों को एक वायदा कर रहा हूं। राज्य के अंदर भाजपा सरकार बनने के बाद श्री रत्न भंडार की पारदर्शिता को, प्रतिष्ठा को फिर से स्थापित किया जाएगा। और ये मोदी की गारंटी है। जय जगन्नाथ। साथियों, भाजपा उड़ीसा के कल्याण, उड़ीसा के विकास का लक्ष्य लेकर चल रही है। और मैं गरीबी से निकला हूं। गरीबी विकास की सबसे बड़ी दुश्मन होती है, और इसलिए गरीब का बेटा मोदी, गरीब का सेवक मोदी, आपका सेवक मोदी आपके लिए ही तो खुद को खपा रहा है, दिन रात मेहनत कर रहा है।
मोदी के प्रयासों से पिछले 10 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। जब तक मेरे देश में एक भी गरीब है, मोदी चैन से नहीं बैठेगा। मोदी ने आपको पक्के घर की गारंटी दी है। मोदी ने आपको मुफ्त राशन की गारंटी दी है। इसका बहुत बड़ा लाभ हमारे आदिवासी समाज के भाइयों और बहनों को हुआ है। साथियों, मोदी ने एक ऐसी योजना बनाई है कि आपका बिजली का बिल 0 हो जाएगा। बिजली का बिल 0। इतना ही नहीं, आप बिजली बेच करके कमाई करेंगे। आपको लगेगा अरे तो गजब लाए हैं वे मोदी। देखिए, मोदी ने पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना शुरू की है। और हमारा उड़ीसा तो सूर्य देवता सदियों से उसकी पूजा करने वाला राज्य है। सूर्य मंदिर की उपासना करने वाला राज्य है। मैं चाहता हूं कि आप अपने घर में बिजली का उत्पादन करें, उस बिजली का उपयोग करें, और जो ज्यादा बिजली पैदा हो उसको भाजपा सरकार खरीद लेगी। राज्य सरकार बनेगी ना, हम उसको खरीद लेंगे तो आपको कमाई भी होगी। यानी भाजपा की इस योजना से आपको डबल फायदा होगा। आपकी बिजली 0 बिल हो जाएगा, मुफ्त बिजली होगी, और आप बिजली से कमाई भी कर पाएंगे। और इसके लिए भाजपा सरकार हर परिवार को, याद रखिए, हर परिवार को सोलर पैनल लगाने के लिए करीब 75,000 रुपए की मदद दे रही है। 75,000 रुपया, और बिजली मुफ्त, और बिजली से कमाई। बताइए, इससे बड़ी कोई योजना हो सकती है क्या? मोदी आपको 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज की सुविधा देना चाहता है। लेकिन उड़ीसा की बीजेडी सरकार आयुष्मान हमारी जो योजना है वो यहां लागू नहीं होने देती है। इसका कितना बड़ा नुकसान है मैं बताता हूं। जरा उड़ीसा के लोग मेरे भावनाओं को समझे। अब मेरे यहां गुजरात में हमारे बहुत से उड़ीसा के भाई बहन काम करते हैं। मुंबई में करते हैं, बेंगलुरु में करते हैं, हैदराबाद में करते हैं, छत्तीसगढ़ में करते हैं। ये आयुष्मान योजना ऐसी है कि आप अगर हिंदुस्तान में कहीं पर भी हो और अगर आप उड़ीसा के हैं, आयुष्मान योजना का हक मिला हुआ है, तो हिंदुस्तान के किसी भी कोने में अगर आपको कुछ तकलीफ हो गई, बीमार हो गए, एक्सीडेंट हो गया, तो वहां भी 5 लाख रुपए तक का इलाज आपको मिल जाएगा। आपके पास पैसे है कि नहीं, साथ में रिश्तेदार है कि नहीं, कोई जरूरत नहीं, सिर्फ जेब में एक आयुष्मान कार्ड होना चाहिए। इतनी बड़ी योजना, मुझे बताइए, ऐसी योजना आप लोगों को मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? जरा जोर से बताओ तो पता चले। ये योजना क्यों आपको मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? मैं 5 साल से यहां की सरकार को समझा करके थक गया कि ये योजना आप ले लो,
ये उड़ीसा के लोगों का फायदा करेगी, पता नहीं, लेने को तैयार नहीं है। जैसे ही भाजपा सरकार यहां बनाओगे, 5 लाख रुपए के मुफ्त इलाज की योजना चालू हो जाएगी। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, जिसको आपकी बीमारी की परवाह न हो, ऐसी असंवेदनशील सरकार यहां रहनी चाहिए क्या? उड़ीसा में रहनी चाहिए क्या? साथियों, यहां इस क्षेत्र में पर्यटन की इतनी संभावनाएं हैं। दरिंगबाड़ी को तो उड़ीसा का कश्मीर कहा जाता है। पर्यटन बढ़ता है तो रोजगार बढ़ता है, आपकी आमदनी बढ़ती है। लेकिन उड़ीसा सरकार की उदासी की वजह से यहाँ टूरिज्म भी चौपट है। भाजपा सरकार यहाँ पर्यटन से पैसा, ये काम के लिए आपके लिए विकास करना चाहती है। भाजपा ने एक और घोषणा की है जिसका लाभ यहाँ के युवाओं को होगा। मुद्रा योजना के तहत बिना गारंटी, नौजवान देख लीजिए, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये मोदी आपकी सबसे बड़ी गारंटी है। अरे मोदी से बढ़कर और गारंटी क्या होती है? बिना गारंटी आप मुद्रा योजना से, बैंक से पहले 10 लाख रुपया मिलता था, अब मोदी ने इसको 20 लाख कर दिया है। आप अपना धंधा शुरू कर सकते हैं। यानी उड़ीसा के नौजवानों को यहां अपना काम करने के लिए टूरिज्म सेक्टर में स्वरोजगार के लिए 20 लाख रुपए तक की मदद मिलेगी। साथियों, भाजपा सरकार किसानों के हितों की भी सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। उड़ीसा भाजपा ने भी किसानों के लिए बड़ी घोषणा की है। 3,100 रुपये 3,100 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से धान खरीदी और 48 घंटे के भीतर आपके खाते में पैसा जमा। इससे यहां के हमारे किसान परिवारों को बहुत मदद मिलेगी। यहां कंधमाल की हल्दी भी तो बहुत मशहूर है। केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने कंधमाल हल्दी को जीआई टैग दिया है। लेकिन साथियों, यहाँ की नवीन बाबू की बीजेडी सरकार ने हल्दी किसानों को भी बेहाल रखा है। यहाँ पर्याप्त भंडारण की सुविधाएं नहीं है। इसलिए उड़ीसा भाजपा ने कंधमाल में मसाला पार्क बनाने की घोषणा की है। आपके कंधमाल में बनेगा। भाजपा सरकार ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का भी गठन किया है। साथियों, मोदी उनको पूजता है जिनको किसी ने नहीं पूछा। यहां डोकरा और बांस की कलाकारी से जुड़े विश्वकर्मा साथी रहते हैं। इनके लिए मोदी सरकार ने 13,000 करोड़ रुपए की पीएम विश्वकर्मा योजना बनाई है। यहाँ की भुइयां, भूंजिया, बोंडोपोराजा और मनकरडिया जैसी अति पिछड़ी जनजातियों की सूद भी किसी ने नहीं ली थी। पहली बार इनके लिए मोदी ने 24,000 करोड़ रुपए की पीएम जनमन योजना बनाई है। और आप जानते हैं ये योजना किसके कहने पर बनी? हमारी राष्ट्रपति और उड़ीसा की बेटी द्रौपदी मुर्मू के मार्गदर्शन में इस योजना ने आकार लिया है। हमारी राष्ट्रपति पर आज पूरे देश को गर्व है। कंधमाल को तो गर्व होता ही होगा। साथियों, बीजेडी और कांग्रेस ने
कंधमाल को पिछड़ा जिला घोषित कर अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लिया था। मोदी ने कंधमाल जैसे जिलों को देश के आकांक्षी जिला घोषित किया। मैं दिल्ली से खुद यहां आके यहां क्या काम चल रहा है, मेरे चैम्बर में एक स्क्रीन है। ऐसे आकांक्षी जिलों का काम होता है, डेली मॉनिटरिंग होता है। इसका परिणाम यह है कि कंधमाल तेजी से विकास कर रहा है। भाजपा सरकार ने यहां कई एकलव्य आवासीय विद्यालय स्वीकृत किए हैं, लेकिन बीजेडी के नेता शिक्षण संस्थानों में कब्जा करके बैठे हैं। बीजेडी के नेता यहां आदिवासियों की जमीनें हड़पने में जुटे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, यहां भाजपा सरकार आएगी तो ऐसे हर माफिया पर कार्रवाई की जाएगी। भाइयों और बहनों, कांग्रेस पूरे देश में पस्त पड़ चुकी है। इसलिए जो भी बीजेडी के कुशासन को हटाना चाहते हैं वो कमल पर ही बटन दबाएंगे। याद रखिएगा, कमल है तो शांति और विकास है, कमल है तो ज्ञान और विज्ञान है, कमल है तो हर नारी का सम्मान है, कमल है तो संकल्पों की सिद्धि है, कमल है तो सुरक्षा है, समृद्धि है, कमल है तो आत्मनिर्भरता को ताकत है, कमल है तो गौरव से भरी विरासत है, कमल है तो विजय है, विश्वास है, कमल है तो मान है, सम्मान है, स्वाभिमान है, कमल है तो प्रगति पथ पर हिंदुस्तान है। अब मुझे बताइए भाई, मैं नवीन किसी के भी लिए भला बुरा बोलता नहीं हूं और अच्छा भी नहीं है मुझे भला बुरा बोलना, लेकिन नवीन बाबू इतने सालों से यहां मुख्यमंत्री है ना। मैं नवीन बाबू को एक चुनौती देता हूं। नवीन बाबू, इतने साल से आप मुख्यमंत्री हो, आखिर उड़ीसा की जनता आपसे दुखी क्यों है? दुखी इसलिए है, जरा नवीन बाबू को कहीं खड़े कर दीजिए और उनको बिना कागज लिए उनको कहिए कि आप उड़ीसा के जिलों के नाम बोलिए और जिलों के कैपिटल के नाम बोलिए। जो मुख्यमंत्री अपने जिलों के नाम कागज के बिना बोल नहीं सकते, जो मुख्यमंत्री अपने जिला के मुख्य मथक का नाम नहीं जानते, वो आपके दुख दर्द जानते होंगे क्या? क्या उनके भरोसे आप अपने बच्चों का भविष्य छोड़ सकते हो क्या? साथियों, और इसलिए मैं कहता हूं, हमें ज्यादा नहीं, 5 साल मुझे मौका दीजिए भाइयों, ज्यादा नहीं। अगर 5 साल में मैं ये आपके उड़ीसा को नंबर 1 न बना दूं ना, तो मुझे कहना कि मोदी क्या कह के गया। भाइयों बहनों, मैं गुजरात का मुख्यमंत्री रहा हूं। गुजरात के पास जो ताकत है, उड़ीसा के पास उससे 100 गुना ज्यादा ताकत है। गुजरात आगे निकल गया, उड़ीसा क्यों पीछे रह गया? देखिए, यहां पर आपके पास इतने मिनरल्स है, गुजरात के पास नमक के सिवाय कुछ नहीं है। सिवाय नमक गुजरात के पास कुछ नहीं है, फिर भी गुजरात आगे निकल गया। आप तो देश का नंबर 1 राज्य बन सकते हैं भाई। और इसलिए यहां की जमीन से जुड़ा हुआ इंसान यहां का मुख्यमंत्री होना चाहिए। आपके दिलों से जुड़ा हुआ व्यक्ति मुख्यमंत्री होना चाहिए। और इसलिए
उड़ीसा के लोग जरा भी चिंता मत कीजिए, एक बार हिम्मत करके सभी एमएलए को विजयी बनाइए, सभी एमपी को विजयी बनाइए और भुवनेश्वर में बीजेपी की सरकार बनाइए और दिल्ली में 400 पार में आप भी भागीदार बनिए। साथियों, मेरा एक काम करेंगे, जरा हाथ ऊपर करके बताओ तो मैं बोलूं। मेरा एक काम करेंगे, ऐसे नहीं, जरा जोर से बताओ तो बोलूं। मेरा एक काम करेंगे, एक काम करना, घर घर जाना और लोगों को मिलकर के कहना कि अपने मोदी जी कंधमाल आए थे और मोदी जी ने आपको जय जगन्नाथ कहा है। मेरा जय जगन्नाथ पहुंचा देंगे, हर परिवार में मेरा जय जगन्नाथ पहुंचा देंगे। बोलो भारत माता की, भारत माता की।